हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एजुकेटर शरण्या। कैसे हैं आप लोग? और आज की जो कमेंट में जरूर बताइए। आप रिसेंटली यूपीएससी की प्रीलिम्स हुई है, तो यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के बारे में आपको क्या बताना है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया था, तो इस बार बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, डायनामो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज डिटेल्स में बात होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अभी तक हमने देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल अगर दो अलग अलग जगह पे रहते हैं तो उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन होती है, वो आकर्षित होती है या फिर रिपल्शन होते हैं, तो फिर वो दूर चले जाते हैं। बट अब अगर वो चार्ज एक दूसरे के तरफ या फिर एक दूसरे से दूर मूवमेंट करते हैं, तो तब जो इलेक्ट्रिक की मूवमेंट होती है इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, एंड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होती है, करंट की मूवमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब उसके ऑपोजिट दिशा में होती है। तो तब इसे करंट फ्लो हो रहा है हम कहते हैं। ओके, तो अब क्या कहते हैं इसे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। यह है पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट हो रही है। मतलब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और यही करंट की भी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे एक ही चीज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक चीज हमें जानना है कि इसका जो यूनिट है वो एम्पियर होते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में तो हमें जानना ही होगा। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन करंट का क्या मतलब होती है? मतलब इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन करंट कोई भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हर एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे मूव हो रही है। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स एंटर दैट वायर from one end and the same number of electron enters from other end। मतलब क्या होती है 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि कंडक्टिंग वायर में एवरी सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको आपको याद रखना है। कभी कभार एसएससी सीजीएल में हो या फिर सीएचएसएल में हो या फिर नाबार्ड का एग्जाम है, किसी भी जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री पूछे जाते हैं वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होती है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर इस तरीके से एटम बना हुआ है, ऐसे एटम बना हुआ है। ये जो एटम बना रहता है, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते वक्त ये एटम के थ्रू फ्लो होता है, तो वो जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करते हैं फ्लो होने में, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस जाता है, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है? द इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय द एटम्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ द कंडक्टर। तो इंटरफेरेंस जो होती है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं उस टाइम पे जितने भी इंटरफेरेंसेस होती है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है किसी भी कंडक्टर का। तो कंडक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मेटल्स होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन था? सिल्वर, राइट।
इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज कॉल्ड वोहोम। ओके, अब वोहोम के लॉस क्या कहते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल स्टेट की चेंज नहीं होता है, फिजिकल स्टेट की चेंज मतलब टेम्परेचर वगैरह सेम है, ह्यूमिडिटी सेम है, तो दो अगर एक कंडक्टर के दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं तो वो जो कंडक्टर की करंट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों एक कंडक्टर के दोनों साइड में है तो वो करंट फ्लो के रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में v वोल्ट हम अगर मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो अगर v वोल्ट होते हैं और करंट अगर फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर में तो वोहम्स लॉ क्या कहते हैं, v इक्वल टू आर आई, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस और करंट फ्लो के मल्टीप्लिकेशन होगी। R जो है वो एक कांस्टेंट है जो रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कंडक्टर के रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करता है इसके बारे में भी हमें जानना है, बट उसके पहले एक चीज देख लीजिए, जो रेजिस्टेंस हमें मार्केट में मिलता है वो इस तरीके का देखते हैं। तो इसमें ये जो कलर कोडिंग है इसका हर एक का एक अलग अलग मीनिंग होती है, ये इतना जानना जरूरी नहीं है, बट ये अगर आपको कभी पूछा जाए कि क्या मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं, यस मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। अब ओहमिक रेजिस्टेंस क्या कहते हैं कि जो भी कंडक्टर्स है वो अगर वोहम के लॉ फॉलो करते हैं उसे वोहमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, जैसे मैंगनीज वायर। नॉन वोहमिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं कि ऐसा अगर कोई कंडक्टर है जो ओहम की लॉ फॉलो नहीं करता है तो उसे नॉन वोहमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि हम लोग फ्लूइड में पढ़े थे, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वैसे ही ओहमिक लॉ, नॉन ओहमिक लॉ। ओके, तो अब क्या कहते हैं कि नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस जो है वो है डायोड बल्ब या फिर ट्रायोड बल्ब, ये दोनों नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अब आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area। मतलब जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो उसके लेंथ जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो जितना लंबा डिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और दूसरा ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्या है, ये मान लीजिए एक रॉड है, तो ये रॉड को अगर हमने बीच में से काट लिया तो दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, क्योंकि छोटा जगह से वो फ्लो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी पाइप के अंदर से दौड़ रहे हैं तो पाइप जितना छोटा होगा उसका अंदर का जो होल है वो जितना छोटा होगा आपको दौड़ने में उतना दिक्कत होगा, और अंदर की जो होल है जितना बड़ा होगा आपको दौड़ने में उतनी आसानी होगी, राइट। तो ये रेजिस्टेंस भी वैसे ही है, पाइप के अंदर क्रॉस सेक्शन जितना छोटा है इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में उतनी दिक्कत है, जितना बड़ा होल है इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से दौड़ सकता है। ओके, तो ये है कि क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई थिक मोटा वायर है, मोटा ऐसा तार है जो सेम मटेरियल से बना हुआ है तो उसमें रेजिस्टेंस कम है। अगर थिन वायर है, अगर वो बहुत ही पतला है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसीलिए देखना जो हमारे पुराने टाइम के लाइट बल्ब्स होते थे, जो वो एक येलो कलर का बल्ब होता था, लगाते थे घर पे बहुत पहले, तो उसके जो अंदर के फिलामेंट होती है वो फिलामेंट बहुत ही पतला होती है। क्यों? क्योंकि जितना रेजिस्टेंस होगा वो जो मेटल है वो उतना लाइट एमिट करेगा, मतलब उतना लाइट बाहर आएगा। ठीक है,
तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है क्यों हम उसको छोटा करते हैं, छोटा रखते हैं। जितना पतला होगा उतना उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आते हैं कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि इंटरफेयर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो जो मटेरियल है वो इंटरफेयर कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने नहीं दे रहा है। ये था रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का उल्टा। मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, ये कहते हैं कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो है जी से हम डिनोट करते हैं इसे, इसका एसआई यूनिट भी ओम इनवर्स है। मतलब ओ एच एम था रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के लिए मो है, एम एम एच ओ। तो ये भी उल्टा ही है, ओम का उल्टा है मो, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है उसका नाम है सीमेन। अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मतलब जितना हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसका जस्ट उल्टा है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या फिर करंट फ्लो करते हैं तो जो लॉस होती है करंट का उसे पावर कहते हैं। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। इसका जो एसआई यूनिट है उसका नाम है वाट। तो कैसे पूछा जाता है? जैसे 5 वाट का बल्ब है या फिर 10 वाट का बल्ब है, मतलब पर मिनट पे कितना ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। ओके, अब इसमें एक चीज है कि किलोवाट आवर किसे कहते हैं? 1 किलोवाट आवर जो यूनिट है वो 1 यूनिट है, दैट is consumed in a circuit in 1 hour when the power of the circuit is 1 kilowatt। ठीक है, तो किलोवाट आवर यूनिट जो है इसको कैसे किया जाता है? वोल्ट, एम्पियर एंड आवर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड किया जाता है, या फिर वाट इंटू आवर को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड किया जाता है। ओके, अब इसमें हमें 2-3 ऐसा मशीन के बारे में पढ़ना है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने में यूज होता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, आपको पूछा जाता है कि ये एमीटर का काम क्या है, वोल्टमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो इसके यूज के ऊपर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करता है। तो एम्पियर से आया एमीटर। It is always installed in series in a circuit. The resistance of an ideal ammeter should be 0, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता हुआ देखना चाहता है, तभी वो मेजर करेगा ना। अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा, अगर वो जो मटेरियल है वो इंटरफेयर कर लेगा, तो क्या एमीटर ठीक ठाक से करंट को मेजर कर पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस को, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यूज होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट मतलब इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा तभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा और दोनों सेम हो जाएगा, तो करंट फ्लो बंद है। ठीक है, तो इसीलिए जब वोल्टमीटर हम यूज करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है that detects the presence of electric current in a electric circuit. With this help, electric current up to 10⁻⁶ ampere can be measured.
तो गैल्वेनोमीटर भी एक टाइप का एमीटर ही है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है? ये बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है और ये इंस्टॉल किया जाता है। ये एक ऐसा एलॉय, मतलब जो मेटल एलॉय हमने पढ़ा था, वो ये एक वैसे ही टाइप का एलॉय है। आई होप केमिस्ट्री में आप सबने याद कर लिया होगा कि मेटल एलॉयज क्या होते हैं। 2-3 टाइप के मेटल साथ में मिला के एलॉय बनाया जाता है, जिसका बिहेवियर हो या फिर प्रॉपर्टी हो, ये सारे मेटल से अलग है। ठीक है, तो ये एलॉय में क्या रहता है? 63% टीन है और लेड है 37%। ये आपको याद रखना होगा फ्यूज में। It is always connected in series with the circuit. It is a low melting point. तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपके फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, गीजर, ऐसे बहुत सारा चीज आपके जो कनेक्शन है उसके साथ लगा हुआ है। अब ऐसा सिचुएशन एक हुआ जहां पे सडनली अचानक से जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, करंट फ्लो है, वो बढ़ गया। तो करंट, अब जो फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीवी है, वो एक स्पेसिफिक करंट को ही ले सकते हैं, उसी को यूज कर सकते हैं। बट अगर सडनली वो चेंज हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा? जो मशीन था वो तो जल जाएगा। अब ये फ्यूज क्या करता है? जैसे ही थोड़ा ज्यादा करंट आया तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर वो मेल्ट कर जाता है, गल जाता है। जैसे ही गल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट बीच में से टूट गया, इलेक्ट्रिक जो सर्किट था। तो जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया, और जो बंद हो गया तो मशीन को खराब नहीं होगा, मशीन जल नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रखना जरूरी है। ओके, तो ये फ्यूज जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाता है। सडनली अगर अचानक से अगर कभी भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आ जाए तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैस जो है वो इनकैंडेसेंट बल्ब में यूज किया जाता है टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द फिलामेंट। तो फिलामेंट जो है उसको अगर आप लंबे समय से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शांट। शांट क्या होती है? वेरी लो रेजिस्टेंस एक ऐसे तार रहता है, बाय कंडक्टिंग इट इन पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर टू मेक एन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्शन में अगर कोई एक ऐसा वायर लगाया जाता है तो उसे शांट कहते हैं। ठीक है, तो ये शांट का काम क्या है? वेरी लो रेजिस्टेंस है, तो वो भी क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको, उसकी जो फ्लो हो रही है वो फ्लो को चेक किया जाता है। A voltmeter is made by adding high resistance in series with a galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर, गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है कि एक कॉमन मशीन है, उसके साथ पैरेलल में शांट यूज करके उसे एमीटर बनाया जाता है, और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा के गैल्वेनोमीटर में वोल्टमीटर बनाया जाता है। तो इसको क्या है कि एक मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ये है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ अगर आप पैरेलल में शांट लगाएंगे तो वो बनेगा एमीटर। और अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई वोल्टेज यूज करेंगे, हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो वो वोल्टमीटर हो जाएगा। तो अब इसमें सीरीज और पैरेलल की क्या बात है? तो सीरीज में क्या होती है कि ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ अगर आप शांट ऐसे यूज करते हैं, ये शांट है, ये है पैरेलल कनेक्शन।
और अगर यही गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक हाई रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे तो ये बनेगा सीरीज में एमीटर, और ये ये था वोल्ट मीटर, ये था एमीटर। आप इसमें एक चीज जानना है कि सीरीज कनेक्शन क्या होती है, मतलब दो चार रेजिस्टेंस ऐसे ही बना हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे बना हुआ है, सीरीज एक के साथ दूसरा ऐसे बना हुआ है। पैरेलल मतलब एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा। इसमें क्या होती है, दोनों साइड की पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों साइड का सेम है, और इसमें और इलेक्ट्रिक फ्लो जो है या फिर करंट फ्लो जो है दोनों में अलग अलग है। जैसे I1 होगी, इसकी I2 होगी, इसकी I3 होगी, इसकी I4 होगी, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, रेजिस्टेंस 4 है। और इसमें क्या है, इसमें बेसिकली सेम अमाउंट के करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है, इसमें भी फ्लो हो रहा है, इसमें भी फ्लो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसमें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसमें बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट और करंट सेम। इसमें क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम और इलेक्ट्रिक जो करंट है वो डिफरेंट है। तो आई होप ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो करंट आ रहा था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3, I4, बिकॉज रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के साइड में सेम है, करंट अलग है। सीरीज में क्या होती है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये इसमें जितना है, 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 सब सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का अलग है क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगी, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इन दोनों पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ठीक है। तो ये था पैरेलल कनेक्शन, ये था सीरीज कनेक्शन। अब क्या आते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होती है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस पे चलता है। बस इतना ही याद रखना है, वोल्टेज जो है जब कम हो जाए एसी करंट में, तो वोल्टेज अगर लो है तो ये जो ट्रांसफार्मर होती है वो अल्टरनेट करंट के लिए यूज होती है। और क्या है, सॉफ्ट एक आयरन रहता है जो कोर की तरह काम करता है। तो अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो कैसे होती है, तो वो एक आयरन कोर होता है, और एसी डायनामो या फिर जनरेटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपको याद रखना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये है डिफरेंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के 2 टाइप्स होते हैं, एक है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। बस इतना आपको याद रखना था, दैट्स इट। तो आई होप करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप कवर कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है उस पर भी बात करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो यूट्यूब के साथ साथ हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी वीडियो है उसे देख के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है ये कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है,
आप बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी इसका मौका मिलने दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।